हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 12 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2008 से। ठीक है, यानी 2008 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और वह 1947 से लेकर के 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, और 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म जो है वो 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, और 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब हाल में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस जो हैं वो इस प्रकार हैं। विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 9 से 15 नवंबर तक। इसके अलावा शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? तो वो था विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया। विश्व बचत दिवस कब से कब तक विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। और विश्व सोरायसिस दिवस जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बिहारी पुरस्कार जो है 2022 का ये मिला है डॉक्टर माधव हाडा को। किससे मिला है? डॉक्टर माधव हाडा को। इसके अलावा 2021 के लिए मधु कांकरिया को यह पुरस्कार मिला है। तो मधु कांकरिया को जो उन्होंने 2018 में एक पुरस्कार मिला था हम यहाँ थे, उसके लिए उन्हें यह बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और ये जो उनका उपन्यास है हम यहाँ थे, उसमें झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष को बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें माधव हाडा की, तो उन्होंने 2015 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। तो उसके लिए उन्हें 2022 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और यह जो पुरस्कार है ये प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 2.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और दोस्तों, यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी के लेखकों को दिया जाता है। यानी कि जो भी लेखक हिंदी का होगा या राजस्थानी का होगा तो उनमें से किसी एक को बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, बिहारी पुरस्कार किन पुस्तकों को दिया जाता है? तो अगर किसी लेखक के द्वारा पिछले 10 वर्षों में कोई पुस्तक लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बिहारी पुरस्कार के लिए उसको चुन लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 21वां शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को बनाया गया है। तो इस दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस करने के लिए और विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकता को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय या थीम क्या है? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। दोस्तों, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद ने साल 1999 में
बुडापेस्ट में पहला विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं, तो इस दिन को याद करने के लिए 2001 में इस दिन को घोषित किया था। यानी कि जो एक शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है, ये 2001 में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और ये पहली बार 2002 में मनाया गया था। देखिए दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और संयुक्त राष्ट्र की यह एक विशेष एजेंसी है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। दोस्तों, इसके काम क्या होते हैं, तो यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इसके सदस्य कितने हैं, 193 इसके सदस्य हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यूनेस्को के बारे में, दोस्तों याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है केरल। ठीक है दोस्तों, केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, केरल। तो ये दोस्तों केरल के बारे में आप याद रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में उसने पहला काम किया है कि राज्य भर में सोने की जो कीमत है उसको एक समान किया है। तो नवंबर 2022 में केरल सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल जो है वो देश का पहला राज्य है। सरकार का यह कदम राज्य भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और व्यापार के मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है केरल के। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, अतिसार रोग, जिसे दोस्तों हम डायरिया बोलते हैं, उल्टी दस्त होते हैं इसमें, और पोषण पर, यानी अतिसार रोग और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कहां पर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो उन्होंने 11 नवंबर को कोलकाता में डायरिया रोग, जिसे हम अतिसार बोलते हैं, और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन को संबोधित किया। और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कई अफ्रीकी देश भी शामिल हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इसके अलावा जो साउथ एशिया के देश हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। और यह सम्मेलन 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए हुआ था। यानी इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था कि 2030 तक हैजा को समाप्त किया जाए। ठीक है। और दोस्तों, अतिसार को हम डायरिया भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, आज हम रिवाइज करेंगे वर्तमान में कौन क्या में कुछ कैबिनेट मंत्री। जैसे रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी हैं। वित्त मंत्री कौन है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। और अभी इन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। तो ये दोस्तों वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, ये प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन सा देश करेगा, यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप
की मेजबानी जो है वो भारत करने वाला है। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कब करेगा? 2023 में। ठीक है, तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नई समीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 2023 में इसका आयोजन भारत में होगा। देखिए दोस्तों, भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं की है, लेकिन महिलाओं की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो 2006 और 2018 में भारत में हो चुकी है। भारत ने 2017 में महिला युवा चैंपियनशिप की भी मेजबानी की है। अगला प्रश्न है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश करेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। इसमें लखनऊ जो है वो मेजबान शहर होगा। इसमें लगभग 6000 एथलीट शामिल होंगे। और दोस्तों, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो 2020 में आयोजित किया गया था। कहां पर? उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो कहां पर होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग होते हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 की लिस्ट में किस कंपनी ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है और उसने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 की लिस्ट में टॉप किया हुआ है। यानी यहां पर सबसे अधिक एम्प्लॉयर जो हैं काम कर रहे हैं। और इस लिस्ट में 800 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया था और इसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने टॉप किया हुआ है। पहला स्थान हासिल किया हुआ है भारत की तरफ से। ठीक है, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इस 800 कंपनियों की लिस्ट में 20वें नंबर पर है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो ऑनलाइन विक्रेता कंपनी है जिसका नाम है अमेजन, तो वह 14वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, और जो 800 कंपनियां हैं उस लिस्ट में 10 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। अब वो 10 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको 20वां स्थान मिला है। HDFC बैंक, इसको 137वां स्थान। बजाज को 173वां स्थान। आदित्य बिरला ग्रुप को 240वां स्थान। लार्सन एंड टुब्रो को 254वां स्थान। ICICI बैंक को 365वां स्थान। अडानी इंटरप्राइजेज को 547वां स्थान और इन्फोसिस को 668वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना ने। सबसे पहले दोस्तों, वीरांगना या वीर नारी किसे कहा जाता है? तो वीरांगना या वीर नारी वो नारियां होती हैं जिनके पति सेना में होते हैं और युद्ध के समय शहीद हो जाते हैं। तो ऐसी वीरांगनाओं, ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है या वीर नारी कहा जाता है। तो वीर नारियों के लिए भारतीय सेना के द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य है कोई भी हो, बात अपनों की हो देखभाल। ठीक है, ये इसमें इसका उद्देश्य रखा गया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो वीर नारियां हैं उनकी जो जानकारी है, जो निगरानी है और जो कोई भी असुविधा है, ठीक है, तो इसकी जानकारी एक पोर्टल पर मिलेगी जिसका नाम होगा वीरांगना सेवा केंद्र। ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भारत सरकार के मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत यह जो बोर्ड है ये काम करता है और मत्स्य विकास के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसे एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है वो मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए दिया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी पुरस्कार किससे संबंधित है? सिनेमा, साहित्य, खेल या संगीत? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लें और स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये सभी उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर, तो डाउनलोड जरूर करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।